हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम लोग सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में 2016 में आए हुए साइंस के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, तो अभी ये जो हम सबको पता है, दिस इज स्ट्रेट आउट ऑफ योर एनसीईआरटी, जो क्लास 9th का मेरा 7th चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें से उठाया हुआ है। ठीक है, बहुत डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ पे। एंड वो डाइवर्सिटी कैसे कैसे होता है, तो किसी का आप देखोगे सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होगा, राइट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा। किसी में जैसे हम नॉर्मल से देखते हैं, कोई वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, सम आर रिप्टाइल्स, right, some are aquatic animals, some who live on land, some can live both in water as well as on earth, right? तो आप इन सभी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हमारा सबसे पहले किंगडम होता है, देन उस पर फाइलम होता है। एंड फाइलम इज द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द एनिमल डाइवर्सिटी। फॉर प्लांट्स इट इज यूज्ड एज डिविजन, then class, order, family, genus, and species. Now, if you'll compare these options to this, you'll get option D as your correct answer, right? Next question we have the subunits of DNA are। ठीक है, तो DNA के जो सब यूनिट्स होते हैं, those are न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस किस चीज से मिलके बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, देन नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर इट फॉर योर सो दैट लाइक अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन रिमेंबर इट फॉर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज हाउ इज द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन अफेक्टेड बाय डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी एंड डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन जो होता है, ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर दैट प्लांट्स डू, राइट। सो ट्रांसपीरेशन इज समवट सिमिलर टू इवेपोरेशन। जो फैक्टर्स इवेपोरेशन को जिस तरीके से इफेक्ट करते हैं, वैसे ही ट्रांसपीरेशन को भी इफेक्ट करते हैं। तो हमको पता है जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी इज मतलब क्या, वाटर वेपर इन एयर, है ना। और वाटर वेपर अगर पहले से ही कंटेंट बहुत ज्यादा है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो फिर ट्रांसपीरेशन और नहीं होगी। ठीक है ना, तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन कम होगी, राइट। सो इसका मतलब है हमारा आंसर, मतलब अगर ट्रांसपीरेशन हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करेंगे तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पहले ही आउट ऑफ चॉइस हो जाते हैं। ठीक है, बचते हैं ये दोनों बी और सी। ठीक है, अब देखते हैं डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, अब लाइट जितनी ज्यादा होगी, है ना, सनलाइट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ही होगा हमारा ट्रांसपीरेशन। ठीक है ना, क्योंकि हीट ज्यादा बढ़ेगी हमें। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो अगेन नाउ, अच्छा, डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी है तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वैक्सीनेशन इन्वॉल्व्स। अब वैक्सीनेशन में क्या होता है, ठीक है, सो जब भी कोई वैक्सीन वैक्सीन हम लगवाते हैं अपनी बॉडी में, तो होता क्या एक्चुअली, देयर आर सम एंटीजेंस ऑफ दैट डिजीज। ठीक है, वो डिजीज के एंटीजेंस जो होते हैं वो हमारे बॉडी में डाले जाते हैं। ठीक है, एंटीजेंस आर पुट और इंजेक्टेड इन द बॉडी। ठीक है, व्हाट दे डू, इट इंक्रीजेस द इम्यूनिटी। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है, इंजेक्टिंग द बॉडी विद मटेरियल दैट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, राइट। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव 13th क्वेश्चन which says which of the following are examples of carnivorous plants। ठीक है, अब carnivorous plants होते हैं which eat insects, राइट। ठीक है, सबसे पहले तो ये सोचते हैं यार ये carnivorous हुए क्यों। ठीक है ना, मतलब प्लांट्स को तो सॉइल से न्यूट्रिशन मिलता है, तो फिर क्यों होते हैं ये, या फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, तो फिर इनको मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी, है ना, क्या मजबूरी रही होगी। सो बेसिकली ये जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, इन सभी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ से होगा, ऑब्वियसली फ्रॉम सॉइल। ठीक है ना, इस वजह से दे हैव टू कैच एंड ईट ऑल दीज इंसेक्ट्स, राइट। तो इसमें आप देखोगे सनड्यू होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, पिचर प्लांट। तो ये है हमारा सनड्यू। ठीक है, ये है हमारा पिचर प्लांट एंड दिस इज आवर वीनस फ्लाई ट्रैप।
ठीक है ना, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट वी हैव change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called. ठीक है ना, अभी देखो, जो सॉलिड से हम लिक्विड जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन. ठीक है, कि आप में से कुछ लोगों को मेल्टिंग भी पता होगा, बट फ्यूजन इज द बेटर वर्ड. ठीक है, सॉलिड से अगर लिक्विड आएंगे हम, या लिक्विड से अगर सॉलिड आएंगे तो क्या बोलेंगे, तो इट विल बी से सेड सॉलिडिफिकेशन. ठीक है, कुछ लोग इसको फ्रीजिंग भी बोलते होंगे, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ सॉलिडिफिकेशन एंड फ्यूजन याद रखना, क्योंकि मेल्टिंग फ्रीजिंग सबको पता होता है, ये नहीं याद रहता. ठीक है, फिर अगर हम सॉलिड से गैस जाते हैं तो क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. ठीक है, एंड सिमिलरली गैस से अगर सॉलिड आएंगे तो भी एनसीईआरटी में आप इसके लिए सब्लिमेशन वर्ड ही दिया हुआ है. ठीक है ना, तो इसी को फॉलो करिए. इसके अलावा दो वर्ड और आप याद रख सकते हैं, वन इज डीसब्लिमेशन एंड अनदर इज डिपोजिशन. क्लियर है. चलिए, नाउ लिक्विड से गैस देखते हैं. तो लिक्विड से अगर गैस हम जाएंगे तो क्या क्या होगा, वेपराइजेशन. एंड गैस से लिक्विड अगर जाएंगे तो कंडेंसेशन. क्लियर है. तो प्लीज ये सारी प्रोसेस के नाम आप याद रखिएगा. यहां से हमें पूछा है सॉलिड टू गैस, सो सब्लिमेशन विल बी आवर आंसर. राइट. नेक्स्ट वी हैव water at 273 Kelvin is less effective in cooling than ice at the same temperature. It is because. ठीक है, अब ये होता है latent heat of fusion. latent heat of fusion. ठीक है, मतलब जब भी आइस जो कि सॉलिड स्टेट में है, मेल्ट होकर के, या हमने अभी बात करी थी फ्यूज होकर के, फ्यूजन प्रोसेस को फॉलो करके क्या बनेगा, वाटर. ठीक है ना, तो ये क्या, इस टाइम पे जो वाटर के पास ना कुछ एक्स्ट्रा हीट होती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन हीट. ठीक है ना, तो इसके पास होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. वाटर के पास मतलब इसके पास थोड़ी सी ज्यादा हीट है. ठीक है ना, अब देखो, अब यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे आप, व्हाट इज डिफिकल्ट टू हैंडल वाटर एट 273 केल्विन हैज लेस एनर्जी देन आइस, नहीं, मोर एनर्जी. ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा. क्लियर. सिमिलरली जब आप ये वाटर से वेपर बनाओगे, ठीक है, तो वेपर के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है. ठीक है ना, तो उस टाइम पे वेपर जो होगा ज्यादा गर्म होगा. ठीक है ना, आपने सुना होगा कि स्टीम गिव्स मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर. ठीक है ना, तो उस टाइम पे इसके पास ज्यादा एनर्जी होगी. राइट. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. द rate of evaporation does not depend on the surface area exposed to the atmosphere but on the volume of the liquid. ठीक है, अब मैं रेट ऑफ इवेपोरेशन आपको बता ही देता हूँ. तो बेसिकली टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इवेपोरेशन बढ़ेगा. अगर हम ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है ना, ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो. फिर एक और होता है, दैट इज विंड. विंड अगर हम बढ़ाएंगे तो उससे भी इवेपोरेशन बढ़ेगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो अब जो ऑप्शन बी है क्या कह रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सर्फेस एरिया, ये गलत हो जाता है. ठीक है ना, हमें नॉट करेक्ट पूछा है, सो दिस इज योर. नेक्स्ट वी हैव, which one of the following is not a colloid. ठीक है, तो मिल्क, मड एंड बटर are colloid. बोरिक एसिड जो होता है, इट हैज अ फॉर्मूला एंड इट इज ऑन यू टू कमेंट डाउन द फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड. राइट, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर. आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर वीडियोस. राइट. चलिए, नेक्स्ट वी हैव मैचिंग लिस्ट आइसोटोप्स एंड देयर एप्लीकेशंस. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आंसर होगा, आप देखो कार्बन है, कार्बन इसमें से क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ अर्थ, आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग होती है. ठीक है ना, फिर कोबाल्ट. सो कोबाल्ट जो, कोबाल्ट 60 एक आइसोटोप है, उसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में. ठीक है ना, फिर आयोडीन का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में, इसीलिए जो हम आयोडाइज सॉल्ट यूज करते हैं. देन यूरेनियम इज यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. ठीक है, सो क्या होगा इसका आंसर, 2, 3, 1 एंड 4, that is option A. Right. चलिए, next we have, which one of the following statement is not correct. ठीक है, it is regarding bleaching powder. ठीक है ना, so first दिया हुआ है, bleaching powder is prepared by action of chlorine on dry slaked lime. ठीक है ना, अब जो ये प्रोसेस है, ये जो लिखा हुआ है, it is actually the
एल्कली प्रोसेस, ये नाम भी याद रखिएगा, ठीक है, जिस प्रोसेस से ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सही है, तो ये आंसर नहीं हुआ बिकॉज हमसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, बाकी दोनों चीजें सही है, राइट। क्लोरीनेटेड लाइम इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्लोरीन का एक्शन क्या था किस पे, स्लेग लाइम पे, इसलिए क्लोरीनेटेड लाइम। एंड देन नेक्स्ट इज वाटर को प्यूरिफाई करने में भी, राइट। नेक्स्ट वी हैव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, सही है क्योंकि ये क्या है, कार्बन का आइसोटोप होता है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ग्रेफाइट इज एन एलोटोप ऑफ कार्बन, ये भी सही है। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। ग्रेफाइट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये गलत है, ठीक है ना। अब ये क्यों गलत है, बिकॉज इट हैज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है, दिस इज एन हेक्सागन, राइट। चलिए, ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो है एनर्जी, पावर, प्रेशर, इंपल्स, टेम्परेचर, ग्रेविटेशन, पोटेंशियल, इसमें पूछा कि भाई वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं इसमें, इसमें से ना सिर्फ और सिर्फ जो हमारा इंपल्स है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। अब जो इंपल्स होता है वो क्या होता है, इंपल्स को हम जे से डिनोट करते हैं, दैट इज फोर्स इनटू डेल्टा टाइम्स टी, ठीक है ना। नाउ इट इज एक्चुअली, इसका आप डेफिनेशन देखोगे तो इट इज की ह्यूज फोर्स acting for a very short period of time, ठीक है ना। वन इज दिस, एक डेफिनेशन आपको और देखने को मिलेगी, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। आप सोच के देखो कि भाई कहाँ कहाँ पे ह्यूज फोर्स लगता है लेकिन बहुत छोटे से टाइम के लिए, ठीक है ना। अब जैसे एक जोक है कि आप किसी को थप्पड़ मारो, है ना, गाल में बहुत तेज का फोर्स लगा बट बहुत छोटे टाइम के लिए, ठीक है ना। बट देन साइंटिफिकली आप और सोचोगे तो क्रिकेट बैट हिटिंग क्रिकेट बॉल, ठीक है ना, बैडमिंटन रैकेट से हम जब शटल को हिट करते हैं, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, मच्छर को मारा, ठीक है ना, ऑल दिस एग्जांपल्स आर योर इम्पल्स, क्लियर। सो ऑप्शन ए इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट, next is a piece of stone tied to a string is made to revolve in a circular orbit of radius r with other end of string as the center. If the string breaks, the stone will, ठीक है ना। अब अगर एक सर्कुलर ऐसे पाथ पे एक स्टोन को घुमा रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे ना एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ, जिस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। इस फोर्स की वजह से ये गोल 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 घूमता रहता है। अब इस टाइम पे इस पूरे सर्कुलर पाथ में जो एक्सिलरेशन है वो अंदर की तरफ होती है, ठीक है ना, टुवर्ड्स द सेंटर। एंड वेलोसिटी जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, ठीक। इसीलिए जैसे ही जिस भी मोमेंट पे, लेट से कि यहाँ पे छोड़ दिया, तो टेंजेंशियली आउटवर्ड है वेलोसिटी और टेंजेंशियली इनवर्ड है क्या, एक्सेलरेशन, तो बाहर की तरफ ये जाएगा, ठीक है ना। सो मूव अवे फ्रॉम द सेंटर विल बी आर राइट आंसर, सॉरी मूव अलोंग अ टेंजेंट, ठीक है ना, मूव अलोंग अ टेंजेंट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, next we have which one of the following statement is not true. The gravitational force of earth acting on a body of mass 1 kg is 9.8 न्यूटन, ठीक है, 9.8 न्यूटन सही है, बिकॉज जो वेट होता है दैट इज m इंटू जी, तो अगर 1 kg मास है इंटू 9.8 ये लग रहा है तो 9.8 न्यूटन होगा। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, फ्रिक्शनलेस सरफेस इज जीरो, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फोर्स इस पे जीरो ही लगेगा बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाते हैं उस टाइम पे ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ठीक है ना। फिर एसआई यूनिट ऑफ वेट इज केजी, ये गलत है, ठीक है ना, वेट का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी आर राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड, पहला ही इंक्रीज इन एल्टीट्यूड से एक्सेलरेशन, हाँ सही है, ये सही है। अच्छा करेक्ट पूछा है, हाँ तो पहले ही सही है, ठीक है ना। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, चाहे हम हाइट बढ़ाएं चाहे हम डेप्थ को बढ़ाएं, दोनों ही केसेस में जो ग्रेविटी है वो हमारी कम होगी। मैक्सिमम होता है अर्थ के
सरफेस पे, और सरफेस पे भी मैक्सिमम कहाँ होगा? पोल्स पे, और मिनिमम होगा इक्वेटर पे, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट, a barometer kept in an elevator reads 760 mm when the elevator is at rest. When the elevator moves in the upward direction with increasing speed, the read of the barometer will be, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो 760 mm है, इट इज 760 mm ऑफ Hg, जो कि बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। अब हमें पता है अगर हम हाइट को बढ़ाएंगे, अगर हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर जो है वो कम होने लग जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एलिवेटर मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा। सो इट विल रीड लेस देन 760 mm, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? दैट इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द मोशन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल इन द कोर ऑफ द अर्थ, ये तो सही है। The magnetic field lines of force are widely separated near the poles of magnet, but these lines come closer to the one another and other places. ये गलत है, ठीक है। आप जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड देखते हो, लेट्स से दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, तो यहाँ से ये निकल करके लाइंस इधर जाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है वो पोल्स पे ही होती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी यहीं होती है। जैसे जैसे यहाँ से दूर जाएगी लाइंस तो दूर होती जाती हैं, फिर से पोल्स पे नजदीक आ जाती है, ठीक है ना। इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ रहता है आउटसाइड द पोल, एंड इनसाइड द पोल इट इज साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर हियर। Now next we have let a resistor having 4 ohm resistance, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ohm, be connected across the terminals of a 12 volt battery, then the charge in coulomb passing through the resistor per second is, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है चार्ज, ठीक है। V और R दिया हुआ है, तो V इज इक्वल टू आई आर, एक फॉर्मूला हमें पता होता है, वहां से पहले करंट निकालेंगे, V अपॉन में R, दैट इज 12/4, दैट इज 3 एम्पियर, ठीक है ना। अब हमें निकालना है चार्ज, तो चार्ज का होता है Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू, अब देखो पर सेकेंड बोला है, दैट मीन्स T कितना हो गया? 1 सेकेंड, I इज 3 इंटू में 1, Q विल बी 3 कूलम्स, ठीक है। ऑप्शन सी, राइट। That was it for this year's PYQs. I hope you have enjoyed it. I hope you have learned a lot. Thank you so much. I'll see you in the next one. Jai Hind.